एक बच्चे का नाम था चिंटू, एक बच्चे का नाम था मिंटू। दोनों के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बच्चे का नाम था चिंटू और एक बच्चे का नाम था मिंटू। दोनों 10वीं तक बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, दोनों ने 10वीं तक फोड़ रखा था, ये सेम स्कूल में थे, सेम क्लास में थे। दोनों के अखबार में फोटो आई थी कि ये 10वीं के टॉपर है। दोनों के मम्मी पापा ने एक डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं, दोनों को कोचिंग में डाल देते हैं 11वीं में। 11वीं में जब वो कोचिंग में गए तो उनका पहला टेस्ट हुआ। जब पहला टेस्ट हुआ तो दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर लिया। क्यों? क्योंकि पहला टेस्ट तो कोचिंग वाले आसान ही लेते हैं। फिर उसके बाद उनका दूसरा टेस्ट हुआ। जब सेकंड टेस्ट हुआ तो उनके थोड़े से नंबर गिर गए, वो थोड़े से टेंशन में आ गए। जब उनका तीसरा टेस्ट हुआ तो उनके नंबर और गिर गए, वो और टेंशन में आ गए। चौथा टेस्ट हुआ, पांचवा टेस्ट हुआ, छठवा टेस्ट हुआ, चौथा टेस्ट हुआ, पांचवा हुआ, छठवा हुआ। ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे थे और उनकी रैंक, उनके मार्क्स कम होते जा रहे थे। मिंटू ने सोचा कि यार इसी स्ट्रेटेजी से पढ़ता रहूंगा तो ऐसा नहीं होगा, चिंटू के साथ पढ़ता रहूंगा तो ऐसा नहीं होगा, कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज लाना पड़ेगा। तो मिंटू ने क्या करा, कुछ और लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करा, कुछ और टॉपर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करा जो उसकी सेम क्लास में थे, सेम टीचर से पढ़ते थे। मिंटू ने सोचा कि यार ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इनके नंबर बढ़े जा रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं। तो मिंटू ने कुछ कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद स्ट्रेटेजी में, पढ़ने की स्ट्रेटेजी में, टेस्ट देने की स्ट्रेटेजी में उसके आगे चेंज करना शुरू करा। जैसे जैसे उसने चेंज लाया तो उसने देखा कि 10वें 11वें टेस्ट में उसके नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मिंटू का असली नाम था शोभित निर्वाण। ठीक है, मैंने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या चीजों से मेरे ये मार्क्स इंक्रीज हुए, कैसे मैंने टेस्ट को एनालाइज करना शुरू करा, कैसे मैंने टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू करा, वो सारी स्ट्रेटेजी आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहना। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कुछ परसेंटेज बच्चों के लिए तो बिल्कुल महत्व नहीं रखता है कि भाई टेस्ट टेस्ट तो भैया हम दे के आ रहे होते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, उस दिन पूरी छुट्टी होती है तो हॉलीडे बना रहे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि उस टेस्ट को बहुत महत्व देते हैं और वही बच्चे होते हैं जो आगे आके फोड़ रहे होते हैं। तो आज मैं तुम्हें फोड़ना सिखाने वाला हूं। ठीक है, प्रिपरेशन हमने कर ली, वो अलग बात है। जब तक जाके उस युद्ध में नंबर नहीं लेके आओगे तो उस प्रिपरेशन का कुछ फायदा नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। पर हाँ, नंबर तो लेके आने हैं, सिलेक्शन तो हमें लेके आना है। तो इसलिए उस प्रिपरेशन का कैसे बेस्ट यूज करके आप एग्जाम में फोड़ के आओ, वो आज मैं सिखाने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 3 स्टेज होते हैं आपके एक टेस्ट के। पहला स्टेज होता है जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, जब आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे होते हो। दूसरा स्टेज होता है जब आप जाके 3 घंटे का एग्जाम दे रहे होते हो, 2.5 घंटे का एग्जाम दे रहे होते हो, जितना आपने प्रिपेयर करा है उसको जाके लिख रहे होते हो, कर रहे होते हो। फिर उसके बाद आता है आपका पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की, आप जब पेपर देके आओ उसके बाद उसको एनालाइज करो। ये हम में से मात्र 1 से 2% बच्चे कर रहे होते हैं और वही 1-2% होते हैं जो आगे आगे फोड़ते हैं। और यही पार्ट आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीनों को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो बिल्कुल भी ना स्किप मत करना। ये 10 से 15 मिनट आगे वाले आने वाले 10 से 15 महीने आपके बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। जैसे बताया जा रहा हूं उसको उस तरह से साथ में चलना। ठीक है, एक स्टोरी की तरह बताऊंगा, स्टोरी की तरह आगे चलना है। पहली चीज, प्रिपरेशन वाला स्टेज। आप किसी टेस्ट को प्रिपेयर करने जा रहे हो। डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो है ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके कोचिंग के एग्जाम, आपके यूनिट टेस्ट है ना, आपके ट्यूशन में कोई टेस्ट होते हैं, आपके रेगुलर मॉक एग्जाम होते हैं, मॉक टेस्ट आप देते हो, उन एग्जाम्स के लिए। फाइनल एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है ये। फाइनल वाली रणभूमि में जाके जब हम लड़ रहे होते हैं उसकी स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी हम हथियार चलाना सीख रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको फाइनल एग्जाम में मत उतारना, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी वीडियोस आती हैं। ये हम कोचिंग टेस्ट, यूनिट टेस्ट, बीच बीच के जो टेस्ट होते हैं जिसके मार्क्स जुड़ रहे नहीं होते हैं, वो हमारी तैयारी के लिए होते हैं, उसकी बात करूंगा। तो पहला हो गया आपका प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज, जब मैं 11वीं में एंटर करा था ना, मैंने सोचा था यार जैसे 10वीं में हमारे जब भी एग्जाम होते थे तो हम बैठ के जितना भी सिलेबस आ रहा है वो सारा रिवाइज करेंगे और उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे, ऐसे ही मैं 11वीं में करूंगा। तो मेरा पहला टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट में आ रहे थे 5 चैप्टर, मैंने कहा कोई बात नहीं 5 चैप्टर तो रिवाइज कर लेंगे। दूसरा टेस्ट हुआ, दूसरे टेस्ट में आ रहे थे 10 चैप्टर, मैंने कहा चलो 10 भी रिवाइज कर लेंगे। तीसरा टेस्ट हुआ, उसमें आ रहे हैं 16 चैप्टर, मैंने कहा चलो 16 भी कर लेंगे। चौथा टेस्ट हुआ, उसमें आ रहे हैं आपके 34 चैप्टर, कैसे रिवाइज कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे मैंने ये चीज माननी शुरू करी कि आपको कभी भी जब आप 11वीं 12वीं में कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको रिवीजन करके नहीं जाना होता है। टेस्ट से पहले, टेस्ट से पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। ठीक है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। टेस्ट अपने आप में ही एक रिवीजन है, कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा। तो टेस्ट से पहले ये नहीं कि भैया मेरा संडे को टेस्ट होने वाला है तो मैं ऐसा करता हूँ इस हफ्ते पूरी 34 चैप्टर आएंगे, 35 चैप्टर आएंगे, उन 35 34 चैप्टर का रिवीजन करूंगा, जो भी हमारी क्लास में चल रहा है उसको छोड़ के पहले तो मैं टेस्ट की तैयारी करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक ऐसी स्टेज आ गई थी 12वीं में जिसमें कि हमें संडे को सुबह पता चलता था कि हमारा 1 घंटे बाद एग्जाम है, तो हम उठ के साइकिल पे जाके एग्जाम देके आ रहे हैं। तो इसलिए टेस्ट की कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती। टेस्ट हमारा एक ऐसे मान लो कि हमारी सरप्राइज चीज है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उतना हम उसको करके आएंगे और आगे उसको एनालाइज करेंगे।
तो प्रिपरेशन एज सच कुछ नहीं करनी है हमें 11वीं 12वीं में, जब भी आपके कोचिंग वगैरह के एग्जाम्स हो रहे हैं। जैसे एग्जाम है, जाओगे देख के आओगे, पहली चीज। दूसरी चीज होती है, कुछ एक चीज हमें प्रिपेयर करनी है, एक कॉपी हमें प्रिपेयर करनी है, एक कॉपी को हमें पढ़ना है। वो कॉपी क्या है वो भी आगे बताऊंगा। दूसरा होता है आपका टेस्ट अटेम्प्ट वाला स्टेज। इसको अब ध्यान से समझते हैं अगली स्लाइड में। टेस्ट अटेम्प्ट में कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, उनको ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, भैया किस सीक्वेंस में हम पेपर को करें। ठीक है, जो आईआईटी जेई वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, उनके अलग अलग सेक्शन पे पेपर आता है कि पीसीएम का सेक्शन हो गया आपके, और जो बच्चे अदर स्ट्रीम्स वाले हैं उनका क्या होता है कि ऐसे ही सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 की पहला 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला। तो हम किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करें। जो आईआईटी जेई वाले बच्चे सबसे बड़ा ब्लंडर जो करते हैं वो ये करते हैं कि भैया हम गए पेपर देने, हमने फिजिक्स से शुरू कर दिया, फिजिक्स हमें आसान लग रही थी तो हमने ऐसा करा कि 3 घंटे फिजिक्स में ही दे दिए। फिर उसके बाद हमने सोचा केमिस्ट्री और मैथ्स तो ठीक है बाद में देखे जाएगी, कोई बात नहीं, हमने ये अच्छे से करी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भैया मैं सोचता हूँ कि 1 घंटा मैं इसको दूंगा, 1 घंटा मैं उसको दूंगा, 1 घंटा मैं इसको दूंगा। कुछ बच्चे होंगे कहेंगे भैया मेरी मैथ्स वीक है तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1.5 घंटा तो इसको देता हूँ, 1.5 इसको देता हूँ, और 1 घंटा इसको देता हूँ, और बचा हुआ आधा घंटा में इसको देते हैं। और भैया मैं तो मेरी तो भैया केमिस्ट्री वीक है तो मैं इसको आधा घंटा देता हूँ इसको। तो ये कुछ कुछ जुगाड़ बच्चे लगा रहे होते हैं, सब ब्लंडर है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। आप एग्जाम देने गए, आपने फिजिक्स का पेपर उठाया, आपने दिमाग में रख रखा था कि भैया इसको तो मैं 1.5 घंटा दूंगा, इसको मैं 1 घंटा दूंगा, इसको मैं आधा घंटा दूंगा। मैं गया फिजिक्स का पेपर देने, 1.5 घंटा मैंने फिजिक्स करी, उसके बाद मैंने 1 घंटा केमिस्ट्री करी। जब मैं आधे घंटा मैथ्स पे देने आया तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि यार मैथ्स के तो बहुत सारे सवाल है जो मेरे से हो रहे हैं। मैं ऐसा, मेरे दिमाग में मिथ है कि मेरे को मैथ्स मुश्किल लगती है, पर इस बार तो मैथ्स आसान आई है, तो ये तो मेरे से हो ही जा रहे हैं। ऐसा होता है भैया। मैंने ऐसा करा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा टाइम दे दिया क्योंकि मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। बाहर आके देखा तो मेरे दोस्त ने बोला कि सबसे आसान सेक्शन तो आज मैथ्स ही आया था। तो इसलिए जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है कि पहले से डिसाइड करके जाना है कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप एक राउंड में पेपर को करोगे। ठीक है, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, जितने मैंने टॉपर्स को ऑब्जर्व करा है, वो राउंड्स में पेपर करते हैं। क्या होता है राउंड, हमने उठाया पेपर, पहले सवाल से देखना शुरू करा, पहला सवाल आता है नहीं आता है, लेंदी लग रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करा नहीं हुआ कोई बात नहीं आगे बढ़े, आसान लग रहा है आगे बढ़े, आसान करा आगे बढ़े, मुश्किल है नहीं आगे करते हैं। तो जितने भी पहले राउंड में, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ्स हो, एक साथ आगे बढ़ना है। पहले राउंड में जितने भी आसान सवाल हैं जो आप देखते ही मात्र 1-2 मिनट में कर रहे हो सवालों को, वो सवाल जल्दी जल्दी निपटा दो। ये होता है आपका पहला राउंड, जिसमें आपने सारा पूरे पेपर को गो थ्रू कर लिया ऊपर ऊपर से, जिसमें आपको जितने भी सवाल आते थे वो सारे आपने कर दिए, जितने भी टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग थे उनके सारे सवाल आपने कर दिए। तो इससे क्या हुआ, जब आपने एक राउंड में पूरे पेपर पे आ गए हो, अब आपको पता चल गया कि कौन सा सेक्शन ऐसा था जो कि आसान था। क्या वन वर्ड वाला आसान था, क्या क्या जो क्या कहते हैं मल्टीपल वाला है वो आसान था, क्या फिजिक्स आसान था, क्या केमिस्ट्री आसान था, क्या मैथ्स आसान था। तो पहले राउंड में आपने जब पूरा एक पेपर को गो थ्रू कर लिया है तब आपको पता चल चुका है कि कौन सा सेक्शन आसान आया है। अब जो राउंड 2 है आपका, उसमें जो सबसे इजीएस्ट सेक्शन आपको लग रहा है कि आया है, जो इजीएस्ट सेक्शन जिसमें आपके सबसे ज्यादा सवाल हो गए हैं, जिसमें आपको करने में मजा आ रहा था और आपको लग रहा था कि शायद थोड़े से लेंथी सवाल है पर हो जाएंगे, अब राउंड 2 में आपको उस वाले सेक्शन को करना है जो इजीएस्ट सेक्शन था। फिर उसके बाद सेकंड इजीएस्ट सेक्शन को करना है राउंड 3 में, और जो आपका लास्ट राउंड है उसमें वो करने हैं, वो वाले सवाल करने हैं। यहां तक ही शायद आपका टाइम खत्म हो जाए, पर अगर आप लकीली इस वाले राउंड पे ही पहुंच रहे हो तब आपको वो वाले सवाल करने हैं जो आपको शायद नहीं आते, शायद आपको मुश्किल लग रहे हैं, अब उनमें दिमाग लगाना है। तो ऐसे राउंड्स में खेलना है। ये होता है कौन से सीक्वेंस में। सबसे बड़ी जो ब्लंडर, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है बच्चों का कि भैया किस सीक्वेंस में हम पेपर को अटेम्प्ट करें। कोई सीक्वेंस नहीं होता है, राउंड्स में करो। पहले राउंड में जितने आसान सवाल है सारे हटा दिए। उसके बाद जब आप एक बार गो थ्रू कर गए हो पेपर को, आपने एक बार पूरा पढ़ लिया है क्वेश्चन पेपर, अब आपको अपने आप ही दिमाग में से अंदर से फील आने लग जाएगी कि यार शायद केमिस्ट्री आसान आई है, चलो आप केमिस्ट्री उठाता हूँ। फिर उसके बाद मैथ्स शायद सेकंड इजीएस्ट है तो अब इसको करते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट है उसमें दिमाग लगाना है। क्या मेरी बात समझ में आई। ये होता है पेपर करने का बिल्कुल सही तरीका, जितना प्रूवन है। जरूरी नहीं है आप ये चीज अपनाओ, ठीक है, ये मेरा एक ओपिनियन है, इसको करके देखो, आपके मार्क्स शायद बढ़ जाए। ठीक है, नहीं तो आपको कोई और चीज आती है तो आप उसको करो, ये नहीं कि ये लकीर मान ली इस चीज को, पर हाँ इसको मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखा है और मेरे नंबर बढ़े हैं। तो ये हो गया पहला डाउट कि भैया किस सीक्वेंस में हमें सवालों को करना होता है। अब आते हैं हम दूसरे डाउट पे। सीक्वेंस वाला हमारा हो गया, ये तो घुमा दिया मैंने पूरा। अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरा पॉइंट है लर्न टू रिजेक्ट। ये चीज उनके लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिजेक्ट करना सीखो सवालों को।
जरूरी नहीं है, ये 10वीं का एग्जाम नहीं है जिसमें कि हम सारे सवाल करके आएंगे, हमें जब भी नंबर मिलेंगे, या हमने लिख दिया तब हमें नंबर मिलेंगे, स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, ये होगा वो होगा। रिजेक्ट करना सीखो। मुश्किल सवाल लग रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ईगो पे मत लो कि यार ये तो पढ़ा हुआ था, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है मेरे से, मैं तो पूरे 3 घंटे इसी में लगा दूंगा पर इस सवाल को करके आऊंगा। रिजेक्ट करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, नहीं हो रहा है हमसे सवाल, कोई बात नहीं। ये पेपर जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना आप रिजेक्ट कर रहे हो, कितने आसान से आसान सवाल आप करके आ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो रिजेक्ट करना सीखो, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है सवाल, आगे बढ़ेंगे, नहीं हो रहा है सवाल, आगे बढ़ेंगे, अपने आप को सांत्वना देते रहो। एग्जाम में सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप को पॉजिटिविटी देना। जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव रखना कि यार कोई बात नहीं, पहला सवाल नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे होगा, तीसरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या पता आपने सबसे पहले ही ऐसा सेक्शन उठा लिया जो सबसे मुश्किल था, तो शायद आपसे ना हो रहा हो, तो उसमें घबराना नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखो। ये मैंने बहुत बड़ा एटीट्यूड देखा है टॉपर्स के अंदर, वो अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अरे कोई बात नहीं, 10 सवाल ही तो है, कोई बात नहीं हुए, आगे अपने 30 सवाल तो बचे हैं, आगे अपने 20 सवाल तो बचे हैं, उनमें करूंगा, आगे 10 सवाल बचे हैं उनमें करूंगा। तो अपने आप को पॉजिटिव जितना रखोगे, अपने आप को बोलते रहोगे कि कोई बात नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, ये देखो ये हो गया, तब अपने आप नंबर बढ़ा पाओगे। ये हो गया लर्न टू रिजेक्ट, सवाल नहीं हो रहे छोड़ना सीखो। रीड इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली, बहुत बड़ा सिली मिस्टेक जो कह सकते हो आप, बहुत बड़ा ब्लंडर जो कह सकते हो बच्चों का, कि एक तो वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, सोचते हैं यार सेम इंस्ट्रक्शन होगी जैसे पिछले पेपर में आई थी, चेंज हो सकती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि बाहर बच्चे आए, वो डिस्कस कर रहे थे कि यार ये सेक्शन तो ऐसा था जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इससे बढ़िया उसमें तुक्का मारा है। मैंने कहा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं देता था। तो उस दिन के बाद से मैंने कहा नहीं, इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा, अगर कोई ऐसा सेक्शन होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें खाली नहीं छोड़ के आना, उसमें तुक्के तो मारूंगा, एक तो सवाल सही होगा, एक सवाल करने में बहुत रैंक का अंतर हो जाता है, तो इसलिए उनको छोड़ना नहीं है। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीजों के लिए होती है, तो इसको उसको इग्नोर मत करना, पढ़ना जरूर, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना। होता है हम लिखा कुछ और होता है, यहाँ कुछ और नोट कर लेते हैं, सवाल उससे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर गलत आ जाता है, फिर हमें नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए जो चीज वहां से नोट कर रहे हो ध्यान से नोट करो, यूनिट ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। तुम जो चाह रहे हो वो नहीं होता क्वेश्चन। कुछ बच्चों को होता है भैया मेरे को तो लगा क्वेश्चन ने ये पूछा इसलिए मैंने कर दिया। तुम जो सोच रहे हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्वेश्चन तो उस तरह का ना जो उसने लिखा है। तो ये मत सोचो भैया मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने सोचा यही क्वेश्चन है, उस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। जो उसने पूछा है वो ही सॉल्व करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, अगर आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ऑप्शंस वाले एग्जाम दे रहे हो, तो ऑप्शंस को पढ़ना सीखो। आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ये नहीं क्वेश्चन पढ़ते सॉल्व करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शंस को भी गो थ्रू करो। कई बार आपको ऑप्शंस नहीं आंसर मिल जाते हैं, कई बार वो एक ऑप्शन ऐसा होगा बिल्कुल ऑड वन है, क्या पता वही आंसर हो। कई बार हमें ऑप्शंस में से वैल्यू डाल डाल के आंसर निकल जाते हैं। ये मैंने देखा है बच्चों का कि भाई कोई क्वेश्चन आई हुई है और पूछा इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चों ने क्या करा, जो एक्स की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है उसको उसमें सेटिस्फाई करवा दिया, जो सेटिस्फाई कर दिया वो आंसर है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए ऑप्शंस को भी फोकस करो, किस यूनिट में आंसर पूछा है वो देखो, ठीक है? ऑप्शंस को नजरअंदाज नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ने हैं। सॉल्व इन वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो उसमें वेरिएबल्स की आपको वैल्यू दी होती है, ठीक है? कि यूज दिस, यूज सिग्मा की वैल्यू आप यूज करना, थीटा की वैल्यू यूज करना, इसकी एक्स की वैल्यू ये यूज करना, वाई की वैल्यू ये यूज करना। आप क्या करते हो, पहली इक्वेशन में उसको सारी वैल्यूज पुट कर दी, उसको वेरिएबल में ही सॉल्व करो। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें अब वैल्यूज पुट करो, उसमें अब न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करो, पहले पूरा वेरिएबल में रहने दो। आप फील समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। ये मैंने क्या कहते हैं टॉपर से सीखा था। आगे आती है सुपर टिप जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ टेस्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? इसके बाद जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहना, बने रहना। अब आती है एक सुपर टिप जो मेरे को हमारे एक टीचर ने दी थी। हमारे टीचर ने बोला कि 2 बच्चे टेस्ट देके बाहर आए, एक बच्चे से पूछा कि भाई तूने कितने सवाल करे? उस बच्चे ने कहा भैया मैंने तो जितने 5 सवाल जो सबसे मुश्किल हो सकते थे ना वो 5 सवाल उठा के करे। मैंने कहा सबसे मुश्किल सवाल करके आऊंगा, 5 करूंगा। तो उसने कितने 5 नंबर इंटू 4, 5 4 20, उसके 20 मार्क्स आ गए। वहीं एक बच्चे से उसने पूछा कि भाई तूने कैसा पेपर किया, तेरा कैसा पेपर गया, तूने क्या करा? उसने कहा मैंने जितने भी आसान सवाल थे वो 20 आसान सवाल करके आया हूं मैं। तो उसके कितने नंबर आ गए? 20 इंटू 4, 80 नंबर आ गए। कौन बेवकूफ है, कौन समझदार है? सारे क्वेश्चन है तो 4 नंबर की। तो वही बात है कि ईगो में मत लो कि मैं तो सबसे मुश्किल सवाल करके आऊंगा, ऐसे कैसे ये टफ हो सकता है, मैं तो सबसे मुश्किल सवाल करूंगा, आसान तो कायरों के लिए होते हैं। ये हीरोपंती हमें क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखानी है, हीरोपंती में टेस्ट में नहीं दिखानी है। सारे सवाल एक ही नंबर के हैं, सारे सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें नेगेटिव नहीं है तो उसमें तो तुक्के मारो बैठ के। ये स्ट्रेटेजी होती है चीजों को करने की।
तो इसलिए सेम नंबर के सारे सवाल हैं, सबसे इजीएस्ट करके आओ, सबसे ज्यादा नंबर लेके आओ, मुश्किल सवालों को रिजेक्ट करना सीखो। ये एक सुपर टिप थी जो हमारे सर ने हमें दी थी। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में इस वीडियो के, जो है टेस्ट की एनालिसिस। मात्र 2% बच्चे कर रहे होते हैं इसे, और वही बच्चे फोड़ के आते हैं। तो वो फोड़ते कैसे, वो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना। हमारी क्या आदत होती है कि भाई भैया हम टेस्ट दे के आते हैं, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है टेस्ट देने के बाद, और हम तो आते हैं नंबर चेक करते हैं कितने गलत हुए कितने सही हुए, टोटल करके टेस्ट का पेपर फाड़ा बाहर साइड में फेंक दिया, चलो यार आज क्रिकेट का मैच खेलने चलते हैं। हमारा भैया मन नहीं करता है, हमें अच्छा नहीं लगता है टेस्ट पेपर को वापस उठाना। एक कोट है, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको जितनी बार रिपीट करोगे ना, तभी आप एक लेवल पे पहुंच पाओगे। जो चीज बुरी लग रही है ना, जो चीज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार मन नहीं है, मन नहीं है, उसको करो, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप फोड़ोगे। जो हमारे टॉपर दोस्त थे ना हॉस्टल में, कुछ दोस्त तो ऐसे थे हमारे साथ जो मेरे बैचमेट थे, उनमें से कुछ तो हमारे थे कि भाई पेपर दे के आए, पेपर दे के आने के बाद खाना खाया, उसके बाद चलो आज खेलने चलते हैं, चलो आज घूमने चलते हैं, आज तो छुट्टी है, संडे के दिन पेपर था, सुबह के दिन हमारा पेपर हुआ, शाम को चलो घूमने चलते हैं। अरे ठीक है, कितने भी नंबर आए कोई बात नहीं, आज एंजॉय करेंगे। कुछ टॉपर ऐसे थे जो कि भाई साहब पेपर दे के आते थे और अपने रूम में जाके लॉक हो जाते थे और रात को निकलते थे खाने के वक्त। वो बंदे बैठ के एनालाइज कर रहे होते थे। कैसे एनालाइज करते थे, क्या क्या चीजें वो कर रहे होते थे, वो आज भी अब आपको बताने वाला हूं इस पार्ट में, तो ध्यान से सुनते रहना। टेस्ट एनालिसिस, दो तरह के क्वेश्चंस आप कर रहे होते हो। पहला क्वेश्चन, जब भी आप टेस्ट पेपर आपके सामने आया, अब आपने उस क्वेश्चन पेपर को वापस खोला, जिन क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर मिले हैं, वो क्वेश्चन, वो टॉपिक तो आपका परफेक्ट हो चुका है, वो सब टॉपिक तो आपको अब आता है। ठीक है, मैं कभी भी चैप्टर की बात नहीं करूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमें तो ये चैप्टर में डिफिकल्टी है, हमें ये चैप्टर आता ही नहीं है। तुम्हें वो चैप्टर तो आता है, उनमें कुछ टॉपिक्स है जो तुम्हें नहीं आते, तो इसलिए कभी भी हम बोलो कि मेरा चैप्टर ये वीक है, तुम्हारे वो कुछ टॉपिक्स वीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि आपका टेस्ट पेपर हो गया, उस टेस्ट पेपर को उठाओ, उनमें कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जिसमें आपको पूरे नंबर मिले हैं, तो वो टॉपिक तो आपके यहाँ परफेक्ट है, उनको तो हम साइड में रख देंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको नंबर नहीं मिले हैं, या फिर आपने वो छोड़े, या फिर उसमें नेगेटिव आए, बेसिकली वो सवाल जिसमें आपको नंबर नहीं मिले, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। दो तरह के वो सवाल हो सकते हैं। पहला कि आपने उसको अटेम्प्ट करा, आपने उस सवाल को अटेम्प्ट करा पर वो इनकरेक्ट हो गया, तो आपके नंबर नेगेटिव में आ गए या फिर 0 आ गए। दूसरा केस हो सकता है कि आपने उन सवालों को अटेम्प्ट नहीं करा, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे। ठीक है जी, कुछ ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट करे, इनकरेक्ट हो गए, गलत हो गए, और कुछ होंगे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। अब जो आपने अटेम्प्ट करे और वो गलत हो गए, इसके क्या रीजंस थे जो आपके गलत हो गए? क्या आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी थी? क्या आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी? क्या आपने यूनिट्स कन्वर्जन का ध्यान नहीं रखा था? ये वही है जो सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। क्या आपने यूनिट कन्वर्जन का ध्यान नहीं रखता था? क्या आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा था? क्या आपने क्वेश्चन को रीड सही से नहीं करा था? या कुछ भी, आपको जो भी आपने सवाल आपने अटेम्प्ट करे और वो गलत हो गए, एक बार उसको वापस सॉल्व करके देखो कि आपसे क्या गलती हुई थी। आपको याद है तो उसको लिखो कि क्या गलती हो गई थी। कहां पे लिखना है? एक डायरी में लिखना है। उस डायरी का क्या करना है भी आगे बताऊंगा। जितने भी आपने सवाल गलत करे और आपको लग रहा है कि इसमें ये गलती मैंने करी थी, उसको एक डायरी में लिखो कि ये टेस्ट हुआ था, इस डेट पे हुआ था, और इसमें एक सवाल था जिसमें मैंने ये गलती कर दी थी, एक में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, एक में मैंने ढंग से रीड नहीं करा था, तो अगली बार से रीड करना याद रखूंगा। वो सारे एक आप डायरी में लिखो, है ना। कुछ कुछ रीजन होंगे। एक रीजन हो सकता है कि भैया हमने उसमें तुक्का मार दिया। एक रीजन ये हो सकता है कि हमने उसको छाप लिया सामने वाले से, हमने देखा कि उसने चौथा ऑप्शन टिक करा है, मैंने भी चौथा टिक कर दिया, उसका भी गलत हुआ, मेरा भी गलत हुआ। तो इसलिए ये सारे रीजंस अपने आप एक डायरी में लिखो, और ये जितने भी सवाल हैं, अब इन सवालों को एक बार री अटेम्प्ट करो। घर पे आ गए आप, इन सारे सवालों को अब आपको बैठ के री अटेम्प्ट करना है, जितने भी आपके गलत हो गए। रीअटेम्प्ट करने के बाद, अगर वो आपका रीअटेम्प्ट करने में सही हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, अब आपको टॉपिक आ गया है। शायद आपने एंजाइटी में या कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स में सवाल नहीं करा था, अगली बार से वो सही हो जाएगा। पर अगर रीअटेम्प्ट करने के बाद भी आपसे वो सवाल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? उस टॉपिक को रिवाइज करना है। उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद आपको अब उस सवाल को वापस रीअटेम्प्ट करना है। अब हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो और अच्छे से रिवाइज करो, कुछ और सोर्सेज से रिवाइज करो, फिर उसके बाद रीअटेम्प्ट करो। 2 बार आपने कर लिया, जब भी मान लो नहीं हो रहा है, अब आप जाओगे सॉल्यूशन पे। अब आप देखोगे कि क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है, या किसी टीचर से जाके पूछोगे या गूगल पे देखोगे। जब तक रीअटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है। सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होता है,
जब तक आप उस पर गलती नहीं समझ रहे हो, जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। सॉल्यूशन दे देंगे टीचर, हम भी सोचेंगे बहुत बढ़िया बात है, कोचिंग वालों ने सॉल्यूशन दिया है, जब कभी मन करेगा तो सॉल्यूशन देख लो। पहले एनालाइज करो, गलती ढूंढो, गलती को एक डायरी में लिखो, फिर उसके बाद रीअटेम्प्ट करके अगर नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन देखेंगे। ये हो गया पहला स्टेप कि रीअटेम्प्ट करो। और दूसरा स्टेप, जब भी आप वो जो डायरी है जो आपने बनाई है, जिसमें आपने हर एक पेज पे एक टेस्ट के लिए एक पेज आपने बनाया, जिसमें कि आप लिख रहे हो कि ये टेस्ट हुआ था मेरा मान लो 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मैंने ये सिली मिस्टेक्स करी, ये मेरी गलतियां थी, वो सारे आपने लिख लिए। इस तरह से आपकी एक डायरी बन जाएगी। अगला जब भी टेस्ट हो रहा है उस डायरी को एक बार पढ़ के जाओ कि मैंने ये गलतियां करी थी, अब वाले टेस्ट में, आज जो टेस्ट होने वाला है उसमें ये गलतियां नहीं करूंगा जो डायरी में लिख रखी है। मैंने आपको प्रिपरेशन वाले स्टेज में एक चीज बताई थी कि आपको प्रिपरेशन में कुछ भी चीज नहीं पढ़ के जानी होती है, एक चीज पढ़ के जानी होती है। क्या होता है वो होती है डायरी, कि आपने जो भी गलतियां करी हैं अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। गलती कर दी ये दिक्कत नहीं है, गलती को रिपीट कर रहे हो ये दिक्कत है। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ गई। अब आते हैं वापस इसी चार्ट में कि दो तरह के सवाल हो सकते हैं जिसमें हमें नंबर नहीं मिले। या तो भाई हमने अटेम्प्ट करा, गलत हो गया तो ये रीजन है, इसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया क्या करना है। या फिर मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं करा भैया। अब अटेम्प्ट नहीं करा तो उसके भी दो रीजन हो सकते हैं। हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा, इसके भी दो रीजन हो सकते हैं कि भाई हमें वो आता था फिर भी अटेम्प्ट नहीं करा, या फिर वो हमें बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। बिल्कुल नहीं आता, इसमें भी दो केस हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं आता था, या तो वो आप बिल्कुल नहीं आता था उसका रीजन ये है कि आप भूल गए थे कि वो क्या कॉन्सेप्ट था, आप भूल गए थे, कॉन्सेप्ट भूल गए थे, या फिर आपने बिल्कुल ही उस टॉपिक को नहीं पढ़ा था, वो एक अनटच्ड टॉपिक था, आपको किसी रीजन से वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आपसे वो सवाल बिल्कुल नहीं हुआ। तो नॉट अटेम्प्ट में दो है, आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट करा, या तो आपको आता था या आपको बिल्कुल नहीं आता था। बिल्कुल नहीं आता था कि दो रीजन, या तो आप कॉन्सेप्ट भूल गए या आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा। अब इनको ध्यान से समझते हैं। आपको वो टॉपिक आता था फिर भी आपने उस टॉपिक का सवाल नहीं करा, उसके दो रीजन हो सकते हैं। क्या? पहला कि आपको लगा कि भाई उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो रही थी। या दूसरा, वो लेंदी सवाल था, उसमें आपने सॉल्व करना शुरू करा और बीच में आप उस सवाल में अटक गए। तो भैया इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये हम आज अब इस पॉइंट पे समझते हैं। टाइम लिमिट या फिर लेंदी सवाल है, इसका जो सॉल्यूशन है वो एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अपना सीक्वेंस सही से करो पेपर को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि किस सीक्वेंस में हमें पेपर करना चाहिए। शायद आप इस तरह से पेपर कर रहे हो कि आपने 1 घंटा इसको दे दिया, 1 घंटा इसको दे दिया, 1 घंटा इसको दे दिया, पर उसके बाद आपको लगा कि यार जो मुश्किल सेक्शन था उसमें हमने ज्यादा टाइम दे दिया। तो सीक्वेंस सही करो, राउंड्स में पेपर करो, ये है इसका पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि जितने भी घंटे का आपका टेस्ट होता है, जितने भी घंटे का आपके फाइनल एग्जाम होता है, मान लो मोस्ट प्रोबेबल केस होता है कि भाई 3 घंटे का एग्जाम होते हैं जनरली, तो जो आपके 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे की सिटिंग में मॉक पेपर करना घर में शुरू कर दो। 3 घंटे की सिटिंग में जितने मॉक पेपर आप घर पे लगा सकते हो, जितने सैंपल पेपर आप लगा सकते हो, उतने घर पे लगाओ। और वो 3 घंटे की सिटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में हो, आपके आसपास में कोई डिवाइस नहीं है, आप एक चेयर टेबल पे बैठे हुए और चेयर टेबल पे बैठ के आप उस एग्जाम को दे रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ध्यान में रखो। नहीं आता था, आपने अटेम्प्ट नहीं करा, पर आपको आता था, उसके दो रीजन ये हो सकते हैं, और इन दो रीजन का जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आ गए टॉपिक हम इस पे कि आपको भैया बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, आप कॉन्सेप्ट को भूल चुके हो, या तो ये रीजन है, या फिर आपने उस टॉपिक को टच ही नहीं करा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, एक पेज लो, एक पेज में जितने भी वो टॉपिक्स हैं जिसको आपने या तो कॉन्सेप्ट भूल गए या आपका अनटच था, वो सारे टॉपिक्स उस पेज पे लिख लो कि भाई ये वाला सब टॉपिक नहीं आता, ये वाला सब टॉपिक। चैप्टर का नाम नहीं लिखना, टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है? चैप्टर आपको आता है, आपको वो टॉपिक नहीं आता। शायद आपको रिलेटिव मोशन में रिवर प्रॉब्लम नहीं आती है, रिलेटिव मोशन आपको आता है, आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं, पर आपको शायद रिवर प्रॉब्लम नहीं आती है। उसका सवाल नहीं हुआ, वो लिख दो कि भाई ये टॉपिक नहीं आता मेरे को सम ऑफ रूट्स नहीं आता, मेरे को ये वाला एक्स टॉपिक नहीं आता, मेरे को ये वाई टॉपिक नहीं आता, मेरे को ये जी टॉपिक नहीं आता। इस तरह से हमने जितने भी टॉपिक्स जो हमें बिल्कुल नहीं आते थे, या तो हम उसका कंसेप्ट भूल गए या अनटच्ड है, इस तरह से हमने पेज में लिख दिए, और पेज में लिखने के बाद अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया। अगले टेस्ट से पहले ये सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाने चाहिए। जरूरी नहीं आप उस दिन में, संडे के दिन पे भाई इतना टाइम नहीं होता है, शायद रिवाइज ना हो पाए, पर ये हमें जरूर इंश्योर रखना है कि अगले टेस्ट से पहले ये सारे रिवाइज हो जाए।
और रिवाइज होने के बाद जितने ये सवाल थे एक बार अटेम्प्ट हो जाए। ये पूरा सार है भाई जितना मैंने बताया। शायद आप में अभी तक शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही हो, एक बार वापस देख के एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, पेपर पेंसिल लेके, पेपर पेन लेके एक बार नोट कर लेना जो जो चीजें मैंने बताई है। ये सार है जितना मैंने सीखा, और इससे नंबर बढ़ेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, फोड़ना सीखना है, फोड़ना। और एक चीज ध्यान रखना, ये हमारे फाइनल एग्जाम नहीं है, अभी हम हथियार चलाना सीख रहे हैं। शायद हम हथियार चलाना, जो भी हम अस्त्र शस्त्र हैं वो चलाना सीख रहे हैं, शायद उसमें हम फेल होंगे, शायद उसमें हमें चोट लगेगी, शायद हमें हाथ में लग जाए, शायद हमारा खून आ जाए, पर उससे डरना नहीं है। उसको हमें एनालाइज करना है कि हमसे क्या गलती हुई थी। अगर आपने एनालाइज नहीं करा है और वापस आप रणभूमि में जा रहे हो तो आप सबसे बड़ी ब्लंडर कर रहे हो। तो उससे बढ़िया तो आप वो मैदान छोड़ के भाग जाओ। बिल्कुल हार्श बात कर रहा हूं पर सही कर रहा हूं। जब तक आप टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस सॉल्यूशन का जो आपने सोच लिया कि मैंने तो सॉल्यूशन देख लिया जी, मैंने तो सर से सॉल्व करवा लिया सॉल्यूशन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप वो पॉइंट नहीं सीखोगे कि यार किस पॉइंट पे गलती हो रही है। सवाल होना ना होना ये तो सब बच्चों का दिक्कत है, पर एक सवाल को ना होने में क्या दिक्कत आई है मुझे, किस स्टेप में मैं फंसा हूं, वो पहचानना और उस पर काम करना, ये है असली टॉपर की निशानी। करो बैठ के, कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताओ। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना और आगे लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो फोड़ो कहर मचाओ, बाय। जाओ, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई होगी पर वर्थ इट रहेगी। बाय, पढ़ लो।